उनका जुर्म ही ऐसा था कि आज रात की आपकी नींद उड़ा सकता है, लेकिन कानून की किताब में इस भयानक जुर्म की कोई सजा ही नहीं बनी थी। लेकिन कानून ये सोचने को मजबूर हो गया कि कोई इंसान मुर्दे को खा सकता है। मैं भी ये सवाल ऐसे ही नहीं पूछ रहा कि बल्कि आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं, इस कहानी की सच्चाई कुछ ऐसी है जो इस सवाल को पूछने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन यकीन मानिए, इस कहानी को जानने के बाद आपका इन अपराधियों के इंसान होने पर से भरोसा उठ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं शरद और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेशन। ये घटना हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की है। जितनी घिनौनी उतनी ही हैवानियत से भरी हुई। आप कहानी को मेरे साथ पूरा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अपराधियों ने शायद दुनिया के सबसे खौफनाक अपराध में से एक किया था, लेकिन इनको देने के लिए कोर्ट के पास कोई सजा ही नहीं थी। कानून बनाने वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि कोई ऐसा इंसान कर भी सकता है। इस कहानी की शुरुआत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर दूर भक्कर जिले का दरियाम खान इलाके से होती है। दरिया खान में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में दो भाई थे, फरमान अली, और पढ़ाई में लिखाई में काफी अच्छा था, तो वह 10वीं तक पढ़ पाया। लेकिन आरिफ अली पढ़ लिख नहीं पाया। बाद में दोनों की शादियां हो गई और शादी के बाद दोनों के बच्चे भी हुए, लेकिन परिवार में माहौल सही नहीं चल रहा था। आए दिन दोनों भाई अपनी पत्नियों से झगड़ा करते, मारपीट भी करते, कई बार तो कई दिनों तक घर में ही नहीं आते। दोनों का बिहेवियर पत्नियों के साथ अच्छा नहीं था। शुरू में तो बच्चे हो गए, लेकिन पत्नी ने सोचा कि धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन झगड़े बढ़ते चले गए। और फिर साल 2010 जब दोनों की पत्नियां उन्हें छोड़कर मायके चली गई, जाते जाते दोनों अपने बच्चों को भी साथ ले गई। अब घर में दोनों भाई अकेले ही थे, घर में और कोई नहीं था। 30 साल का अली और 35 साल का मोहम्मद आरिफ अली। उसके बाद साल 2011 अप्रैल महीना, भक्कर के ही एक परिवार में 24 साल की लड़की सारा परवीन की मौत हो गई थी। सारा को लंबे समय से कैंसर था और लंबी बीमारी के बाद उसकी जान चली गई। परिवार वाले उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले गए। सारा परवीन की लाश को दफनाकर परिवार वाले वापस घर लौट गए। अगले दिन जब परिवार वापस कब्रिस्तान आया तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि सारा की कब्र के साथ छेड़खानी की गई है। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने कब्र को दोबारा खोदा है। इसी शक के चलते परिवार ने कब्र को चेक करने के लिए फिर से खोदा तो उनके होश उड़ गए। एक दिन पहले जिसे दफनाया था वो अपने कब्र में नहीं थी। वहां से सारा की लाश गायब थी। परिवार वाले तुरंत वहां से भागे और पुलिस स्टेशन गए। देखते ही देखते ये बात पूरे इलाके में फैल गई और फिर पता चला कि ऐसा ही एक मामला कुछ दिन पहले भी आया था, जब इसी कब्रिस्तान से एक लाश गायब हो गई थी। लेकिन उस केस में लाश को निकालकर उसके साथ रेप किया गया था और पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया। तो वो पहले से ही वो आरोपी जेल में था, तो आखिर कौन था जिसने इस बार इस लाश को वहां से गायब किया था? पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि इस कब्रिस्तान में एक शख्स को अक्सर देखा गया है, वह यहां आए दिन आता रहता है। पुलिस को बताया गया कि वह शख्स टोने टोटके करता है। इस सूचना के मिलते ही इंस्पेक्टर फक्कर भाटी तुरंत उस शख्स के घर पहुंचे। ये घर उन्हीं दो भाइयों का था, याद कीजिएगा, जो शुरू में मैंने बताया, आरिफ और फरमान, जिनकी पत्नियां उन्हें छोड़कर चली गई थी। उन्हीं दोनों भाइयों का ये घर था। पुलिस जब घर पहुंची तो उस समय फरमान वहां पर मौजूद था, लेकिन उसका भाई नहीं।
पुलिस ने इस घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें इस घर में कुछ नहीं मिला। तभी उनकी नजर एक कमरे में पड़ी जिस पर ताला लगा हुआ था। पुलिस को बताया गया कि वह कमरा आरिफ अली का है, जो किसी काम से बाहर गया हुआ है। पुलिस ने उस कमरे की तलाशी ली। कमरे के अंदर एक बर्तन था जिसमें कुछ नॉनवेज रखा हुआ था। साथ ही चाकू पर कुछ मांस के छोटे छोटे चिपके हुए फंसे हुए टुकड़े दिखाई दे रहे थे। तभी इंस्पेक्टर फक्कर भाटी की नजर चींटियों के ढेर पर पड़ी। कुछ चींटियां थी, कमरे में चल रही थी, एक लाइन के अंदर चल रही थी, लाइन बनाकर, और धीरे धीरे वो आंगन से होते हुए बेड के नीचे जा रही थी, एक चारपाई के नीचे जा रही थी। उन्होंने चारपाई के नीचे जाकर देखा, और जैसे ही देखा तो एक बोरी नीचे उन्हें नजर आई। उस बोरी को खोला गया तो सभी पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। इस बोरी के अंदर सारा परवीन की लाश पड़ी थी, जिसकी एक टांग भी गायब थी, यानी कि टांग को काट दिया गया था। सारा की टांग को काटकर पकाया गया। फिर पता चला कि उस बर्तन में जो मांस पकाया गया है, जो बर्तन अभी कुछ देर पहले मिला था पुलिस को, उसमें सारा की टांग का ही मांस है। पुलिस वाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे, अफरा तफरी मच गई। पहली बार पुलिस ने क्राइम सीन में ऐसा कुछ देखा था। तुरंत फरमान अली को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एक साथी, उसका एक भाई और वहां पर था जो कि फरार चल रहा था। एक और टीम पुलिस ने बनाई आरिफ को ढूंढने के लिए, और जल्द ही आरिफ भी पकड़ा गया। जब आरिफ से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि दोनों भाइयों ने मिलकर कब्र से सारा की लाश को निकाला था। फिर फरमान ने ही उसकी टांग काटकर उसकी सब्जी बनाई थी। फोरेंसिक जांच में इस बात की पुष्टि हो गई। फिर जैसे ही ये बात इलाके में पता चली तो वहां सनसनी फैल गई। जेल में दोनों आरोपियों ने और भी चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि दोनों ने मिलकर अब तक 100 से ज्यादा लाशों को खाया है, 100 से ज्यादा लाश, जिन्हें कब्र से निकाला, उनको निकालकर घर पे लाए, उनको काटा गया और उसके बाद में उन्होंने पकाकर खा लिया। पुलिस ने जब पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो दोनों ने बताया कि उन्हें ऐसा करने के लिए एक तांत्रिक ने कहा था। उसने कहा था कि अगर तुम इंसानी मांस खाते हो तो तुम्हारे सारे दुख और तकलीफ अपने आप दूर हो जाएंगे। तांत्रिक ने कहा कि पहले इंसान को मारना होगा, फिर उसका मांस खाना होगा। भाइयों ने बताया, दोनों भाई कह रहे थे कि वे किसी को मार नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न किसी लाश को ही खा लिया जाए। इसलिए जब भी कब्रिस्तान में किसी की लाश को दफनाया जाता तो वे चुपके से उसे निकाल लेते, फिर उसे पकाकर खा जाते। ये सारी बातें दोनों भाइयों ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बताई थी। पुलिस ने अब अपनी कार्रवाई पूरी की, कागजी कार्रवाई, कागज तैयार की और मामले को अदालत में लेकर गए। लेकिन पुलिस के लिए एक और बड़ी परेशानी वहां पर खड़ी हो गई, एक चुनौती उनके सामने आ गई। पुलिस ने दोनों आदमखोर भाइयों को अदालत में पेश किया और अदालत को पूरा मामला बताया। जज साहब ने पुरानी किताबें खोलना शुरू की, पलटी, लेकिन कानूनी किताबों में ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि इन्हें सजा दी जा सके। मुर्दे को खाने या उसके साथ कुछ करने को लेकर किसी तरह का कानूनी प्रावधान तय ही नहीं किया गया था, कानूनी किताबों में लिखा ही नहीं गया था। फिर उन दोनों पर कब्र से छेड़छाड़ करने और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चला और अदालत ने दोनों को 2-2 साल की वहां पर सजा सुनाई और साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। दोनों को मियांवली जिला जेल में रखा गया, वहां से दूर। हालांकि वो वहां जेल में कम, अस्पताल में ज्यादा रह रहे थे, क्योंकि उनका मानसिक इलाज किया जा रहा था। जब दोनों नरभक्षी भाइयों की सजा पूरी हो गई तो उन्हें मई 2013 में जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद दोनों भाई अपने गांव पहुंचे, लेकिन वहां लोग उनकी रिहाई का विरोध करने लगे। लोगों को लग रहा था नरभक्षी वापस अपने गांव में आ गए, पहले लाशों को खा रहे थे, भविष्य में पता नहीं क्या क्या करेंगे। डरने लगे थे गांव के लोग, और उन दोनों भाइयों को भी डर सताने लगा कि कहीं लोग उन्हें जान से न मार दे। इसलिए दोनों भाई किसी से मिलते जुलते नहीं थे और इलाके में कम ही दिखाई देते थे, छिप छिप कर रहा करते थे। पुलिस को भी एक डर था, कहीं लोग गुस्से में इन्हें मार ना दे, इसलिए दोनों को पुलिस ने सुरक्षा भी दी। उन्हें ऐसी जगह रखा गया जहां कोई उन्हें जानता नहीं हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करीब 1 साल बाद 6 अप्रैल 2014 का दिन, बक्कर जिले में ही एक इलाके से पुलिस को सूचना मिली कि एक घर से इंसानी मांस जलने की बदबू आ रही है।
पुलिस जैसे ही उस घर में दाखिल हुई तो देखा कि वही दोनों भाई थे, वही दोनों भाई जिनकी कहानी आप लगातार सुन रहे हैं, जिन्हें लाश पकाकर खाने के इल्जाम में जेल हुई थी। दोनों अब भी नहीं सुधरे थे। वे दोनों उस समय भी लाश को पकाकर खा रहे थे। कमरे के अंदर एक बच्चे का कटा सिर भी रखा हुआ था। पुलिस ने दोनों भाइयों को फिर से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि लाश उन्होंने ही कब्र से निकाली है। दोनों भाइयों से जब आगे की पूछताछ की गई तब उन्होंने कहा कि उन्होंने ये लाश, बच्चे की लाश भी कब्र से निकाली और यहाँ पर घर पर लेकर आ गए। कोर्ट में एक बार फिर उन्हें पेश किया गया। इस बार भी उन्हें वही दिक्कतें आ रही थी कोर्ट को जो पहले आई थी, लेकिन इस बार उन्हें आदतन अपराधी माना गया। दोनों भाइयों पर अब तक करीब 150 लाशों को खाने के आरोप थे। 150 लाशों को वो कब्र से निकाल कर खा चुके थे, क्योंकि जब पहले गिरफ्तार हुए तब यह आंकड़ा 100 का था, लेकिन उसके बाद भी जब जेल से छूटे, कहा जा सकता है 50 से अधिक और लाशों को वो कब्र से निकाल कर खा चुके थे। जिसके बाद 24 अक्टूबर 2014 के दिन उन्हें कोर्ट ने 12 साल की जेल की सजा सुनाई। फिलहाल दोनों भाई जेल में बंद हैं, लेकिन सोचने की जरूरत है कि क्या आज के समाज में इस तरह की परिस्थितियां ठीक है? क्या तांत्रिक के अंधविश्वास में आकर के कोई व्यक्ति इस तरह का अपराध भी कर सकता है, या फिर उनका मानसिक संतुलन ही ठीक नहीं था? जरूरत है कि हम इस तरह के अंधविश्वास से बचें, इनसे दूर रहें और गलती से भी इस तरह का अपराध ना कर बैठें। फिलहाल के लिए आज की इस क्राइम स्टोरी में इतना ही। अगर आपके मन में भी किसी तरह की स्टोरी हो जिसे आप जानना चाहते हैं या किसी अपराधी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।